गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था हमने C = Q/V, और हमने देखा था कि उसकी जो यूनिट होती है वो होती है फैरेड, है ना। SI यूनिट जो हो जाती है वो हो जाती है फैरेड कैपेसिटेंस की, और CGS यूनिट जो होती है बेटा वो हो जाती है स्टेट फैरेड। आज हम देखेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन फैरेड एंड स्टेट फैरेड। देखिए रिलेशन बिटवीन फैरेड एंड स्टेट फैरेड। हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, ठीक है। तो चार्ज हमने दिया था Q और पोटेंशियल हमने वहाँ पर लगाया था V। 1 फैरेड इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 कूलम अपॉन में 1 वोल्ट। अब 1 कूलम की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होती है, और 1 वोल्ट की जो वैल्यू होती है अगर उसको हम स्टेट वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाती है 1/300 स्टेट वोल्ट। ये जो हमने 1 कूलम और 1 वोल्ट की वैल्यू निकाली है उसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 अगर दे देते हैं, और इस इक्वेशन में हम उसे क्या कर देते हैं बेटा, पुट कर देते हैं। तो 1 फैरेड किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 फैरेड इक्वल हो जाएगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम अपॉन में 1/300 स्टेट वोल्ट, ठीक है। 300 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में जो 1 फैरेड की वैल्यू निकल कर आएगी बेटा, 1 फैरेड निकल कर आएगा 9 × 10⁻11। 9 तो ऑलरेडी थे, ये 2 और चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 11, और 3 × 3 कर देंगे तो हो जाएगा 9। तो 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन फैरेड एंड स्टेट फैरेड। कि स्टेट फैरेड और फैरेड के अंदर अगर रिलेशन आता है कि 1 फैरेड कितने स्टेट फैरेड के बराबर होता है, तो 1 फैरेड 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड के इक्वल वहाँ पर बेटा होता है। डायमेंशन फार्मूला की अगर हम बात करें तो डायमेंशन फार्मूला देख लीजिए बेटा। डायमेंशन फार्मूला वही, हमें Q का डायमेंशन फार्मूला पता है, हमें V का डायमेंशन फार्मूला पता है, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो हम कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर बेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, छोटा सा डेरिवेशन है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका हमें किसी पॉइंट P पर या किसी भी पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू वहाँ पर निकालनी है। सपोज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O, है ना। हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया है जिसका सेंटर पॉइंट O है और उसकी रेडियस कितनी है बेटा, R है। प्लस Q चार्जेस इज़ गिवन टू इट, प्लस Q चार्जेस है जो हमने उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर पॉइंट P पर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का, V = 1/4πε0 Q अपॉन में R रेडियस है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो कैपेसिटेंस हमें क्या पता है, C = क्या होता है, Q अपॉन में V होता है। तो ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है बेटा उसको हम इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे, तो ये आ जाएगा Q अपॉन में 1/4πε0 Q अपॉन में R। तो Q से Q तो बेटा हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल आउट, तो हमारे पास में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी C = 4πε0 × R। तो अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके ऊपर कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी बेटा, कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी 4πε0 × R। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है बेटा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब किन किन चीज़ों से उसको फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है शेप ऑफ कंडक्टर, है ना। अगर हम इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीज। देखिए C = क्या दिया है, Q अपॉन में V, है ना। अब जैसे जैसे बेटा हम कंडक्टर की साइज़ को बढ़ाते जाते हैं, है ना, कंडक्टर की साइज़ को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो यहाँ पर क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, है ना। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज़ होता जाएगा तो कैपेसिटेंस हमारा क्या होता जाएगा बेटा, यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो जैसे भी हम उसके शेप में कुछ भी चेंज करते हैं या उसकी साइज़ में कुछ भी चेंज करते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती जाती है बेटा, इंक्रीज़ होती जाती है। मतलब अगर शेप बढ़ाएंगे, उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। अगर 2 कंडक्टर हमारे पास में है, दोनों के पास में एक चार्ज कंडक्टर हमने ले लिया है और एक अनचार्ज कंडक्टर हमने ले लिया है, ठीक है।
तो चार्ज कंडक्टर क्या करेगा, अनचार्ज कंडक्टर को हम जैसे जैसे चार्ज कंडक्टर के पास में लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को लूज़ करेगा, है ना, क्योंकि वो किसको प्रोवाइड कर देगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, हाई टू लो जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से, इधर जो चार्ज कंडक्टर है उससे अनचार्ज कंडक्टर की तरफ क्या करते रहेंगे बेटा, जाते रहेंगे। अब जैसे जैसे हम इसके डिस्टेंस को यहाँ पर, क्योंकि ये वाला कंडक्टर क्या होगा, हाई पोटेंशियल पर होगा, ये वाला कंडक्टर क्या होगा, लो पोटेंशियल पर होगा, तो अगर हम इनको और पास लेते जाएंगे, इनकी डिस्टेंस को जो डी हमने मानी है ना, इनके डिस्टेंस को हम क्या करते जाएंगे, अगर कम करते जाते हैं, डिस्टेंस को हम जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा बेटा, इसका कम होता जाएगा, है ना। डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, और पोटेंशियल कम होता जाएगा तो सी हमारा क्या होता जाएगा बेटा, यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है कि मीडियम पे, है ना। अब किस पर डिपेंड करता है ये कि किस तरह का मीडियम आपने वहाँ पर लिया है। अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम वहाँ पर लेते हैं बेटा, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में हमने देखा, हमको पता है कि क्या होता है, जब भी हम डाई इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं तो जो इंड्यूस करंट यहाँ पर जनरेट होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है ना। जब उसकी वैल्यू छोटी होती है तो जो ई आउट होती है, जो बाहर वाली करंट होती है, उसको वो कैंसिल आउट नहीं कर पाती है। कंडक्टर में हमने एक चीज़ देखी थी कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनती है वो इतनी पावरफुल होती है कि जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसको वो कैंसिल आउट कर देती है ना। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो इंड्यूस करंट जनरेट होती है वो जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे काफ़ी छोटी होती है ना। जब वो काफ़ी छोटी होती है तो वो उसको कैंसिल आउट नहीं कर पाती है। जब वो उसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगी बेटा तो इसके पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा तो इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा। अगर इसका पोटेंशियल हम डिक्रीज़ करते जाएंगे, है ना, जिस कंडक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं उसका पोटेंशियल हम डिक्रीज़ करते जाएंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ में, तो क्या होगा वहाँ पर कैपेसिटेंस भी क्या होता जाएगा बेटा, वहाँ पर इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है। इफ़ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंस नियर अ चार्ज कंडक्टर देन द पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर डिक्रीजेज। अगर किसी कंडक्टर के पास में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं तो क्या होगा, कुछ पोटेंशियल ट्रांसफ़र होने लगेगा, तो पोटेंशियल हमारा क्या होने लगेगा बेटा, डिक्रीज़ होने लगेगा। जब पोटेंशियल हमारा डिक्रीज़ होने लगेगा तो कैपेसिटेंस हमारा क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इन तीन केसेस में हमने ये देखा है कि फर्स्ट केस में भी अगर हम साइज़ को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। कंडक्टर की हम अगर जो डिस्टेंस है उसको कम करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पास में लेकर आते हैं तब भी हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पर कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है।